Good morning, everyone. In the last lecture, we have studied about the basic remaining our laws and hypotheses. So, in this chapter, we are going to study about the mole concept basically. So, starting from the mole concept here. Basically, what is mole concept? आप लोगों को इतना पता होगा कि बेसिकली जब भी अगर आप लोग कुछ चीज बाय करते हो है ना, बेसिकली मोल कंसेप्ट इज अ टाइप ऑफ यूनिट. यू कैन से ना मोल इज बेसिकली टाइप ऑफ यूनिट ना, इज अ टाइप ऑफ एसआई यूनिट. यू कैन से ना टाइप ऑफ एसआई यूनिट. बेसिकली किसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे? बेसिकली एलिमेंट्स है या मास है, उनको वे करना हो तो अकॉर्डिंगली उसमें मोल का यूज होता है. अगर मैं बात करूं कि जैसे आप लोग अगर बनाना खरीदने जाते हो है ना, बनाना किस तरह से खरीदते हो कि भैया 1 किलो या ऐसा कुछ तो फिक्स नहीं है, उसका दर्जन फिक्स है. एक दर्जन में 12 केले मिलेंगे आपको, यानी चीज फिक्स है. अगर एप्पल खरीदते हो तो क्या होता है, वो चीज फिर आपको अगर बाय करनी है तो किस में मिलेगा? 1 केजी में खरीदोगे, मतलब क्या केजी यूनिट्स, या नहीं तो है नहीं कि ग्राम ले लो जी. ग्राम में कंसीडर नहीं करते हम लोग है ना, किलोग्राम में लेंगे. 1 किलो 2 किलो 3 किलो इस तरह से है ना. इसी तरह अगर हम बात करें सीरियल्स की बात करें, हमारी जो दालें हैं वो काफी छोटी छोटी. चावल लेने जाओ या राइस लेने जाओ, उसमें क्या करते हो? राइस या चावल लेने में क्या बोलते हो कि भैया एक दाना दे दे. ऐसा तो होता नहीं ना, है ना, एक पीस ऑफ एक छोटा सा पीस दे दे राइस का. ऐसा तो क्योंकि वो काफी छोटा है क्वांटिटी में, तो आपको बड़ी क्वांटिटी लेने के लिए 1 किलो पूरा लेना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है ना. इसलिए एक दाना तो है नहीं बोलते, तो उसको क्या बोलोगे? उसको भी किलोग्राम में मेजर करते हो आप लोग, उसको भी किसमें मेजर करते हो? किलोग्राम. बेसिकली होता है कि 1 किलोग्राम में इतनी चीजें आ जाएगी, हमें पता है ना, एक फिक्स रेट रख दिया. ये सारा का सारा क्या है? रिलेटिव मासेस लेते हैं हम, है ना. ये सारे मासेस की बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे क्या है? रिलेटिव मास की बात कर रहा हूँ. रिलेटिव मास किसी से रिलेट करके बनाया हुआ है ना. ये तो है नहीं कि आप अगर जब वे करते हो, बेसिकली क्या होता है, तो तराजू आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर मंडियों में हमारे होता है. क्या होता है, एक साइड वो 1 किलो का बड़ा लोहे का वो बार रखते हैं ना, 1 किलो का बार, 1.5 किलो का बार, और इधर दूसरा आपका जो आपने फ्रूट बाय किया ना, तो ताकि बैलेंस करता है, उसको रिलेट करता है जो ओरिजिनल उसने मास रखा है उस पे, उस किसके साथ है ना, जो आपने रखा है एप्पल रखे हैं उसको रिलेट करें किसके साथ? जो ओरिजिनल मास है 1 किलो का है ना, जो आपने वहां पे रखा हो, तो उससे बेसिकली रिलेट करता है. तो रिलेटिव मासेस होते हैं सारे सारे, एब्सोल्यूट कोई वैल्यू नहीं होती. हमें क्या पता है केजी में कितने आएंगे, है ना, एब्सोल्यूट नहीं, क्योंकि 1 केजी में 4 एप्पल भी आ सकते हैं, 1 केजी में 10 भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितना साइज है एप्पल का, है ना, बेसिकली इस चीज में. बट इसका अगर मैं इसकी बात करूं तो एटम का मास यहाँ पे फिक्स होता है ना, है तो वो भी रिलेटिव, बट किससे रिलेट किया गया, किस बेसिस पे रिलेट किया, वो चीज के बारे में देखेंगे कि इस तरह इनकी एक यूनिट्स बनी हुई है. इसी तरह मोल भी एक टाइप की यूनिट है. कि मैं आपको बात करूं कि 1 मोल जो है विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, है ना. ये बोला मैंने, इतने एटम्स के इक्वल होता है 1 मोल. इसका मतलब क्या है? मैं बोलूंगा कि एक किसी भी, मान लो बात करूंगा ऑक्सीजन एटम की बात करूं, तो ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि भैया एक एटम दे दे ऑक्सीजन का, एक एटम तो नहीं निकाल सकते. जिस तरह यहाँ नहीं बोल सकते हम कि एक छोटा सा राइस का दाना दे दे, क्योंकि काफी स्मॉल होता है. इस तरह एटम भी काफी स्मॉल है. तो जब भी बात करूंगा तो ऐसे बात करूंगा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए होगा मेरे को, तो उस एक मोल में कितने एटम होने वाले, मतलब मैं कितने एटम्स की बात कर रहा हूँ? 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स की बात कर रहा हूँ. तो मैं इतने एटम मांग रहा हूँ ऑक्सीजन के, ना कि एक एटम की मांग रहा हूँ ना. काफी बड़ी वैल्यू है, क्वांटिटी काफी बड़ी क्वांटिटी है. बेसिकली अब अगर मैं बात करूँ कि 1 मोल किस चीज के इक्वल है, 1 मोल इक्वल होगा इतने एटम्स के बेसिकली, या 1 मोल इक्वल हो सकता है हमारे ग्राम एटॉमिक मास के, ग्राम एटॉमिक मास के, या उसको सिंपली बोल सकते हो आप क्या, मोलर मास. ग्राम एटॉमिक मास हो गया, या ग्राम मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ना, ग्राम मोलिकुलर मास. सिंपली इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, या इसको और भी लिखा जा सकता है कि ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स. अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे क्या चीजें होती है सब. तो या तो ये 1 मोल इसके इक्वल होने वाला है, या इसके इक्वल होने वाला है, या बेसिकली 1 मोल इक्वल होता है 22.4 लीटर ऑफ गैस, है ना. गैसेस की बात करते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे जो ये चीज होगी वो 22.4 लीटर होने वाली है. 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं. सो ये जनरली डेफिनेशन है मोल की, कि मोल को या तो इसमें मैं डिफाइन करता हूँ, या एटम्स होंगे, या बेसिकली अगर 1 मोल मोलिक्यूल होगा
तो इतने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, अगर 1 मोल एटम लोगे तो इतने एटम्स बन जाएंगे। बेसिकली बात ये है 1 मोल मॉलिक्यूल का लिया तो उतने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल एटम्स एटम लिया तो इतने एटम्स होंगे। ठीक है, एक बात तो ये। अब नाउ आगे कुछ टर्म्स की बात करते हैं। बेसिकली नाउ हम लोग बात करेंगे बेसिकली रिलेटिव मास को लेकर, मतलब किससे रिलेट किया गया एक्चुअली मास जो है। तो हमारे पास वो था कार्बन 12 एटम, है ना, वो एटम था जिससे हम लोग हमेशा रिलेट करते हैं मासेस को। कोई भी किसी और एटम का, किसी और एलिमेंट के एटम का मास लेना हो या मॉलिक्यूल का मास लेना हो तो इससे रिलेट करते हैं कार्बन 12, है ना। बेसिकली इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है इसको लेने का, इसकी अबंडेंस को लेकर। अबंडेंस मतलब कितनी ज्यादा चीज ये एग्जिस्ट करती है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी इसकी एग्जिस्ट करती है अर्थ में, काफी ज्यादा हाई अबंडेंस है इसको लेकर मैं कह सकता हूँ। इसकी अबंडेंस काफी हाई है बेसिकली, है ना, काफी ज्यादा क्वांटिटी में हमको अर्थ में मिलता है बेसिकली, है ना, काफी ज्यादा क्वांटिटी मिला है। सेकंड अगर मैं बात करूँ कि इसकी रिएक्टिविटी की, है ना, इसकी जो देखो ये चीजें ना आइडियल मानी जाती है। अगर कोई आपको आइडियल बनाना है अपना, है ना, आइडियल बनाने के लिए आप हर एक क्वालिटी देखते हो उसमें। जैसे बेसिकली में क्या नहीं, सबसे पहले देखिए अबंडेंस, है ना, अबंडेंस ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा तो डेफिनेटली आइडियल की तरह बिहेव कर सकता है। तो रिएक्टिविटी की बात करो ना, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, नाइदर इट इज लेस रिएक्टिव, नाइदर इट इज लेस नॉर इट इज हाईली रिएक्टिव, नॉर इट इज हाईली रिएक्टिव। ना तो ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ना ये कम ज्यादा ही कम रिएक्टिव होना चाहिए, ना ज्यादा ही रिएक्टिव होना चाहिए। बेसिकली बात क्या है, सो इन मिड रेंज में कह सकते हो कि हाँ अगर रिएक्ट करना हो तो ठीक ठाक रिएक्शन दे देता है और सबसे ज्यादा रिएक्ट भी कर लेता है ना, सबसे इजीली रिएक्ट भी कर लेता है बात के। और थर्ड पॉइंट जो मेजर पॉइंट है इसका कि आइसोटोप्स जो इसके, आइसोटोप्स की बात करेंगे, आइसोटोप्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। बेसिकली आइसोटोप्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा पहले माना जाता है, बट बेसिकली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ, क्योंकि बाद में आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो चुकी है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर हो बट क्या डिफरेंस हो, डिफरेंट मास नंबर, है ना, डिफरेंट मास नंबर। तो बेसिकली अगर हम कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, 6 तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है। बट बेसिकली क्या है, ये जो क्वांटिटी है इसकी क्वांटिटी लगभग 98.57% के आसपास, मतलब इतनी ज्यादा रहती है। इसकी क्वांटिटी लगभग 0.001% के आसपास रहेगी, इसकी एक आधे परसेंट के आसपास होती है। तो बेसिकली बात क्या है कि मैंने असम्पशन लिया लगभग क्या है, लगभग 98-99% के आसपास ये चीज रहती है, अप्रोक्सीमेशन में बोल सकता हूँ। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसी की है। तो इनकी बाकी आइसोटोप्स की क्वांटिटी तो काफी कम है, इसलिए हम इसको यहाँ इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हमने कंडीशन क्या रखी थी, आइसोटोप एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए उसके, बट एक्चुअली में करते हैं, बट बहुत ही कम क्वांटिटी है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो इसको सिंपली नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। सो बेसिकली इसलिए हम यहाँ पे कार्बन 12 की बात करते हैं, जो सबसे मेजर चीज है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। तो ये कुछ कंडीशंस थी कि क्यों हमने कार्बन का एज रिलेटिव चुना। अब हम बात करेंगे कार्बन के मासेस के बारे में, मतलब कि एएमयू यूनिट निकालते हैं, एएमयू क्या होती है, एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कार्बन ही मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, कार्बन की बात करूंगा, हमें पता कार्बन का मास कितना है, 12 लेते हैं। अब यहाँ पे बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स भी 6 ही होने वाले हैं ना, और इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होते हैं, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सारे के साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 6 प्रोटॉन मिलेंगे, 6 ही न्यूट्रॉन मिलेंगे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो काफी नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल का मास है, ये सब चीजें आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो बेसिकली। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास पे ही डिपेंड करता है टोटल न्यूक्लियस का मास या टोटल एटम का मास। तो बेसिकली एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, है ना। ये बोलते हो, इसको ग्राम में चेंज करना तो हमको इसको और क्या लिख सकता हूँ, 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम लिखूंगा, है ना। या तो ये 1 न्यूट्रॉन का मास होगा या 1 प्रोटॉन का, दोनों का एक जैसा मास होता है। इतना पता चल गया। अब अगर मैं आगे की बात करूँ, आगे क्या है, कितने प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, लगभग नेग्लिजिबल सा मास है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, है ना। नेग्लिजिबल कैसे, अगर मैं आपको हाइड्रोजन का जनरली मास क्या होता है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो हम लेते हैं कि एक प्रोटॉन है उसमें और एक ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन, तो इसका मास लेते हैं जनरली 1U,
है ना। 1u हमने माना इसका प्रोटॉन का रिलेटिव मास, तो बेसिकली 1u ये हो गया इलेक्ट्रॉन की वजह से ना के बराबर मास है 1u, इसको 1 ग्राम लिखते हैं हम लोग, है ना। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मास आता है वो कितना आता है 1.0008, ये टोटल एक्चुअली में हाइड्रोजन का मास है ना। बट हम लिखते हैं कि क्या करने लिए इसको 1 ग्राम में लिख देते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पोर्शन निकलता है 0.008, इतना कम इलेक्ट्रॉन जो है अपना मास जो है वो दे रहा है। क्योंकि कंपैरेटिवली बात करूं तो क्या है 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है, क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन का मास है 1/847 टाइम्स कम है इसके मास पे, प्रोटॉन के मास, इतना काफी कम है, इसलिए लगभग नेग्लिजिबल है। अभी कार्बन की बात करें, कार्बन में 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन, तो बेसिकली जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 6 * 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ये किसका आ गया, मान लो ये प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्लस में 6 न्यूट्रॉन भी तो है 6 * 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ये न्यूट्रॉन की बात हो। चलो ठीक है, तो टोटल करेंगे तो क्या बन जा रहा है, टोटल लगभग इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं सिंपली क्या 2 बार है तो इसको लिख सकता हूँ कि 2 × 6 × 1.67 × 10⁻24 ग्राम, है ना। 2 बार तो मैंने एक साथ लिख दिया, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन जाएगा 12 × 1.67 × 10⁻⁻20। हमारे पास अब AMU की यूनिट आ गई, वो डेफिनेशन आने वाली क्या, अगर मैं इसको ऐसे ये 1.67 × 10⁻24 ग्राम को मैंने सिंपली लिख दिया A.M.U और आगे लगा दिया 12 AMU, तो ये मास जो बन गया वो किसका, एक एटम का मास बन गया कार्बन के। तो इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, एक एटम का मास, या इसको लिख सकता हूँ मैं एटॉमिक मास के इक्वल 12 AMU की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। तो 12 AMU क्या है, एटॉमिक मास, मतलब क्या, इन दोनों को रिलेट करूँ तो क्या क्या मीनिंग निकलेगा, यहाँ से मीनिंग निकल रहा है कि 1 AMU किसके इक्वल होगा 1 AMU, AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल हो गया 1.67 × 10⁻24 ग्राम। एक डेफिनेशन तुम्हारे पास आ गई कि 1 AMU की वैल्यू क्या होती है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। अगर मैं बात करूं, अब देखो, अब बेसिक बात क्या करते हैं थोड़ी सी, अब यहाँ पे वो बात क्या करने की, अब अगर मैं बोलूं AMU की डेफिनेशन और क्या लिख सकता है, एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ कि इट इज द मास which is equal to mass of 1/12 of carbon which is equal to 1/12 of mass of carbon 12 atom, है ना। इसका मतलब क्या है, इट इज द मास विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का मास कितना लिखा हमने, है ना। अगर मैं इसको लिखना होता हूँ मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना है अभी देखना, है ना। अगर ये में ना लिखना सिंपल वो लिखो तो क्या बनेगा 12 × 1.67 × 10⁻24। मैंने क्या बोला कि कितना मास है का, मास ऑफ कार्बन 12 एटम का 1 कितना करना है 12 करना है, उसका 1 तो 1 AMU किसके इक्वल हो जाएगा 1 AMU विल बी इक्वल टू इसका 1/12 मल्टीप्लाई 1.67, ना यार सिंपल कैंसिल आउट क्या हो गया 1.67 × 10⁻24। यही तो बोला हमने, यही चीज तो बोली हम। बेसिकली बात क्या है 1 AMU किसके इक्वल होगा, इट इज अ मास व्हिच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सो दिस इज बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं क्या हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एटॉमिक मास। बेसिकली एटॉमिक मास की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। इट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द relative mass, average relative mass of the atom
of that element, the atom of that element as compared to the mass of atom of carbon 12 taken as given। इसका मतलब क्या है कि किस एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास निकालना हो, क्या होगा एवरेज रिलेटिव मास ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, जो कि क्या लिया गया हमने 12। सिंपली इसको अगर मैं फॉर्मूले में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, डेफिनेशन थोड़ी टिपिकल है, इधर से देखते हैं क्या होता है। बेसिकली अगर हम एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, मास ऑफ द एटम है ना, जो भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एटॉमिक किस भी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट निकाल रहे हैं, मतलब ई की बात कर रहे हैं ना, एलिमेंट मतलब तो एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 है ना, इसका मतलब ये। तो बेसिकली अगर मैं सपोज एग्जांपल लूं तो मतलब क्या है, अगर मेरे को एग्जांपल लेना हो ऑक्सीजन का, मान लो लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास निकाला, ऑक्सीजन में कितना एटॉमिक नंबर है 8, तो बेसिकली इसके 8 प्रोटॉन होंगे प्लस में 8 न्यूट्रॉन होंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो बेसिकली उसके बाद क्या बनेगा, तो इसका जब एटॉमिक मास वो निकालेंगे क्या बनेगा 8 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू समथिंग जो होगा 8 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 प्लस में 8 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम में। अभी ग्राम में चेंज कर लेंगे मतलब क्या बनेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 बार है, 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में बात कर लिया। अब मैं अगर बात करूँ कि देखो अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन का मास बनवा इस फॉर्मूले में तो क्या निकलेगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं ना, अभी एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं है। क्या होने वाले सिंपली उस एटम का मास जो हमने वहां निकाला कितना है 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 है ना, डिवाइड बाय क्या करूंगा, डिवाइड बाय 1/12 किसका 1/12 तो मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 कितना लिया था हमने 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24। तो बेसिकली क्या होगा, ये इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 16। तो ये क्या है, ये एटॉमिक मास है, रिप्रेजेंट किया हमने सिंपली यू से। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकाली, सिंपली क्या रिलेट करके तो निकाला, किससे रिलेट किया गया, नीचे वाली टर्म क्या बता दे, रिलेशन रिलेट तो किया हमने, is average relative mass of atom of that element as compared to किससे कंपेयर किया, तो the mass of atom of carbon 12 taken as 12 है ना, उससे कंपेयर किया, या बेसिकली इसे लिख सकते हो कि कितना हैवियर है जिस एटम जिस एलिमेंट के एटम का मास निकाल रहे हो कितना हैवियर है किससे 1/12 तो मास ऑफ कार्बन 12 है ना। सो बेसिकली ये फंडा है क्या एटॉमिक मास निकालने का, थोड़ी सी टिपिकल डेफिनेशन है, बस इस फॉर्मूले में याद रखोगे तो इजी लगेगा सिंपली आपको लिखी। तो मतलब मुझे क्या आता है एटॉमिक मास यूनिट तो पता चल गई है, एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी मैं समझ चुका हूं। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। बेसिकली अभी एटॉमिक मास हमने रिप्रेजेंट किया था, किससे किया था यू से। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास when represented in the form of gram, then it is said to be ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको क्या बोलेंगे सिंपली ग्राम एटॉमिक मास है ना। जब एटॉमिक मास को सिंपली हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, ग्राम की फॉर्म में। कार्बन का एग्जांपल लेते चलो, कार्बन में अभी हमने क्या बोला, अच्छा एक बार बताओ, अभी ग्राम एटॉमिक मास को हमने क्या लिखा था 1 मोल के इक्वल है ना, 1 मोल के इक्वल मैंने क्या बोला था, क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास। अब 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं सिंपली है ना, 1 मोल ऑफ एटम का जितना मास होगा उसको क्या बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास है ना। एक बात तो मतलब क्या है, अगर मैं 1 मोल में एटम्स निकालूं उसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, 1 मोल में और भी क्या होता है, 1 मोल में कितना एटम होता है 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। so, इतने एटम्स का मास जितना होगा उसको क्या बोलूंगा सिंपली ग्राम एटॉमिक मास। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि कार्बन का अगर मास निकालना तो कितना था 12 into
1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम, है ना, ये चीज थी। तो इसको क्या बोला था, ये एटॉमिक मास यूनिट, इसको सिंपली ऐसे लिख सकता है, या एक इसको इक्वल है 12 AMU, है ना, या 12 U भी लिख देते हैं सिंपली। सो इसको ग्राम में चेंज करना, तो मुझे क्या लिखूंगा, अब इसको सिंपली ग्राम में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मोल के एटम का, एक मोल का मास लिखना पड़ेगा, मतलब ये एक एटम का मास है, तो उतने एटम्स का मास कितना होगा, मुझे इतने एटम्स का मास चाहिए, तो उसको मैं लिख पाऊंगा कि हाँ ये अब ग्राम एटॉमिक मास बन चुका है, इतने एटम से। सिंपली इसको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बना, है ना, ये मास हो कितना है, 1 कार्बन एटम का मास है। अब सिंपली मैंने इसको क्या किया, 12 into 1.67 into -24 मल्टीप्लाई 6.022 into 10 की पावर 23, ये क्या हो गया, ये मास हो 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन एटम के कितने एटम, कार्बन के कितने एटम लिए, 1 मोल एटम्स ले लिए। अब मैंने सिंपली क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करूंगा, इसको क्या है, इन दोनों को सोल्व करने में बेसिकली क्या है, 1.67 इसको सोल्व करोगे तो ये आता है लगभग 10.05 के आसपास, ठीक है, और इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 की पावर -1, कैंसिल आउट होके क्या बता, लगभग अप्रोक्सीमेटली दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, तो कितना आएगा, 12 आ गया, और पीछे क्या था, ग्राम, तो सिंपली मैं इसको क्या लिख दिया, ग्राम। सिंपली क्या मतलब क्या है ना, क्या वैल्यू चेंज हुई क्या यहाँ पे, कुछ यहाँ पे मैं सिंपली 12U लिख रहा था, या इसको 12U या 12 AMU लिख रहा था, अब क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 12 ग्राम। तो मतलब क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, जब क्या एटॉमिक मास जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपली ग्राम एटॉमिक मास। ये फंडा है टोटल, क्या हर एक एटम कैसे होगा, ऑक्सीजन का करके देख लो, हाइड्रोजन का करके देख लो, जिसका मर्जी करके देख लेना, अल्टीमेट रिजल्ट जो यहाँ पे AMU में है वो यहाँ पे आपको ग्राम में मिलने वाला है। तो मतलब क्या है कि, और दूसरा ग्राम एटॉमिक मास का एक और चीज लिख सकता हूँ मैं, ग्राम एटम्स भी लिखा रहा, ग्राम एटम्स भी बोल सकते हैं इसको। तो बेसिकली एक और बात यहाँ पे क्या आती है, अगर मैं बोलूँ कि कार्बन में अगर मैं ऑक्सीजन का निकालना चाहूँ, ऑक्सीजन का जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, तो सिंपली क्या बोलोगे ना, 16 तो AMU होता है। अब उसी को अगर मैं ग्राम में लिख दूं क्या बन जाएगा, 16 ग्राम, ये इसको लिख दूं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, वो भी 16 ग्राम होने वाले हैं। बेसिकली बात ये है, एक बात तो ये। अब अगर मैं आपको बात बोलूं कि AMU की एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, बेसिकली AMU जो है, 1 AMU कैन बी इक्वल टू, तो हमने क्या देखा, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, है ना, मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 12, ये भी बोल सकते हैं, या एक और भी बोल सकते हैं इसको, 1 AMU कैन बी इक्वल टू 1/Na, 1/Na। ये कैसे आया, 1/Na, मतलब Na क्या है यहाँ पे, Na जो है बेसिकली इसको बोलते हैं, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, कितने एटम, एवोगैड्रोस नंबर, इस चीज को Na बोलते हैं हम। 6.022 और 23 चीज को बोलते हैं हम Na, और इसी को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। सिंपली ये 1 AMU इसके यूनिवर्सल क्वेश्चन कैसे अगर बात करें, देखो यहाँ देखो कि अगर बात करूं कि ये चीज हम लिख ली 12 इनटू ये, है ना, ये कितना बना, ये 12 AMU बनता है। इन दोनों चीजों को मिला के मैं क्या बोलता हूँ, 12 AMU, है ना, इन दोनों चीजों को मैंने मिला के क्या बोला, 12 AMU। तो 1 AMU लिखना हो तो क्या करूंगा, इसको 12 से डिवाइड करूंगा, है ना, कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 AMU की, इतनी, सिर्फ इसको 12 से डिवाइड कर दो तो कितनी वैल्यू बच गई, 1.67 into 10 -24। यही तो 1 AMU होता है ना, यही तो लिखा 1 AMU क्या है, ये। अब मैं इसको लिखूं तो क्या बनेगा, अब इधर क्या था, सिंपली क्या बोल दूंगा, यहाँ पे 1 है मान लो, तो ये 1 AMU हो गया, और ये क्या है, Na है, Na को इधर ले जाओ डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा, 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/Na, जो चीज मैंने लिखी। तो दो चीज इसके न्यूमेरिकल ये हो सकते हैं, बेसिकली फॉर्मूला 1 AMU के, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है, इसलिए यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि O2 का क्या होगा, अब बात करूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बेसिकली यहाँ पे, है ना, मॉलिक्यूल बन चुका है यहाँ पे, है ना, मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंपली दो एटम से मिलकर बना, तो एक एटम का मास कितना है 16 ग्राम, तो दो का कितना होगा, सिंपली क्या बोलते हैं 32 ग्राम। इसको क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, बेसिकली बात है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स 32, है ना, ये बात है। बेसिकली ये कुछ फॉर्मूलाज थे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अभी आगे भी कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हम लोग, कुछ थोड़े से फॉर्मूलाज और रहते हैं बेसिकली। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।